मित्रों नमस्कार। हिंदी साहित्य दर्पण में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं आगे कि व्यंजन जो है प्रयत्न के आधार पर वर्णमाला में व्यंजनों का जो है कितने प्रयत्न के आधार पर कैसे कैसे कितने वर्ण आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितने अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्णन जो है जब हम प्रयत्न करते हैं, एक प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न, एक होता है अंतः प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न मतलब जो अभ्यांतर प्रयत्न और प्रयत्न के आधार पर दो दो भागों में वर्णमाला को बांटा गया है, व्यंजनों को बांटा गया है। एक अभ्यांतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न में हिंदी में जो है अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या 2 है, लेकिन इसकी संख्या संस्कृत में हिंदी में अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या जो 4 है और संस्कृत में 5 है। और हिंदी में बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो है 2 है, अल्पप्राण महाप्राण। और संस्कृत में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। ये जो है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, उदात, अनुदात, स्वरित, अल्पप्राण, महाप्राण, यही सब हैं। 11 प्रकार के हैं। जो संस्कृत में 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं, ये संस्कृत में पूछता है, लेकिन कभी कभी ये हिंदी में पूछा गया है। इसको पीजीटी 2016 में और की 13 में पूछा गया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बाह्य हिंदी में प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद। प्रयत्न के अनुसार हिंदी में जो है वर्णों के 2 भेद हैं। प्रयत्न के अनुसार वर्णों या वर्णमाला के भेद। प्रयत्न के अनुसार हिंदी में जो है 2 भेदों में बांटा गया है। एक जो है पहला बाह्य प्रयत्न और दूसरा जो है अंतः बाह्य प्रयत्न दूसरा जो है अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार। प्रयत्न मतलब हम जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कहाँ से उच्चरित वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, किस प्रयत्न से उच्चरित हो रहा है, वही जो क्या है प्रयत्न के अनुसार। एक बाह्य प्रयत्न होगा, एक अंतः प्रयत्न जो कंठ, ताल, जिह्वा इससे स्पर्श होता है। जो बाह्य प्रयत्न मतलब जो हमारे मुख से बाहर किस तरह निकल रहा है, उसी क्या है अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इसको 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक बाह्य प्रयत्न, एक अभ्यांतर प्रयत्न। पहला जो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में बाह्य प्रयत्न वर्णमाला को प्रयत्न के अनुसार वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। एक बाह्य प्रयत्न, एक अभ्यांतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न उसे कहेंगे जो मतलब वागेंद्रियों द्वारा जो बाहर मतलब बोलने में वायु कितना मतलब निकल रही, वही क्या है बाह्य प्रयत्न है।
हमारी वायु कितना मतलब निकल रही बोलने में, हम जब बोल रहे हैं वह वायु कितना निकल रही है, वो क्या है, बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत दो भागों में हिंदी में बांटा गया है। हिंदी को बाह्य प्रयत्न के दो भागों में बांटा गया। हिंदी में बाह्य प्रयत्नों को दो भागों में बांटा गया। जैसे बाह्य प्रयत्न में हम जब उच्चारण कर रहे हैं चाहे स्वर या व्यंजन का, उसमें कितना वायु निकल रहा है, कितना मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, कितना मैं अपनी ऊर्जा एनर्जी खत्म कर रहा हूँ वायु बोलने, वही क्या है, प्रयत्न है। उसको दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, एक है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा क्या है, महा प्राण, महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। बाह्य प्रयत्न जो है दो भागों में, हिंदी में कितने भाग में है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, हिंदी में कितने भाग है बाह्य प्रयत्न के, दो भाग, अल्प प्राण और महाप्राण। हिंदी में बाह्य प्रयत्नों की बाह्य प्रयत्न दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत और महाप्राण के अंतर्गत अब हम देखेंगे। लेकिन यही चीज संस्कृत में, बाह्य प्रयत्नों को संस्कृत में 11 भेदों में बांटा गया है। ये आया हुआ क्वेश्चन है पीजीटी 2013 में, कि हिंदी में नहीं पूछा था, ऐसे पूछा था कि बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है, दो न देकर 11 ऐसे दिया था, 11, 3, 4, 5। तो हिंदी में जो बाह्य प्रयत्नों की संख्या 2 है, और संस्कृत में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। संस्कृत में बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी में कितनी है, 2 है। हिंदी में जो 2 है वो अल्प प्राण और महाप्राण है, और संस्कृत में जो है, इसको लिखना पड़ेगा ना, संस्कृत में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। संस्कृत में बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, 11 है। और हिंदी में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 2 है, अल्प प्राण, महाप्राण। संस्कृत में जो बाह्य प्रयत्न है वो है विवार, संवार, सांस, श्वास, नाद, घोष, अघोष। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 भेद जो है, 11 प्रकार के जो है संस्कृत में बाह्य प्रयत्न हैं। 11 प्रकार कौन है, विवार, संवार, श्वास, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 प्रकार के भेद जो हैं संस्कृत में बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, 11। और हिंदी में बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी गई है, 2, अल्प प्राण और महाप्राण। संस्कृत का देखिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण,
विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। फिर इसके बाद है उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 11 हो गए। ठीक है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। हिंदी में है अल्पप्राण और महाप्राण। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न उसे कहते हैं, पहली बात प्रयत्न उसे कहते हैं जब हम उच्चारण करते हैं उसमें हमारी प्राण वायु कितना बाहर निकलती है, कैसे कैसे उसका मतलब कितने प्रयत्न से हम उसको बोल रहे हैं, वही क्या है, प्रयत्न है। और उसमें प्रयत्न दो भागों में है, एक बाह्य प्रयत्न, एक अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में जो है हिंदी में बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, हिंदी में बाह्य प्रयत्न 2 है, हिंदी में बाह्य प्रयत्न 2 हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। आइए देखते हैं हिंदी का। संस्कृत वाला आप लोग जानते रहिए, बस इतना काफी है इसके लिए। हिंदी के बाह्य प्रयत्न, हिंदी में बाह्य प्रयत्न, हिंदी के बाह्य प्रयत्न 2 हैं। पहला हम पढ़ते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, इसका नाम क्या है, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनि जिसको बोलने में हमारी वाग इंद्रियों द्वारा थोड़ा सा मतलब थोड़ी वायु जब बाहर निकले वही क्या है, अल्प प्राण है। ऐसा वर्ण जिसको बोलने में, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में प्राण वायु थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा मतलब हल्का सा निकले, वही क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण, देखिए इसका शब्द क्या है, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब हवा। जिसको बोलने में, जिसके जिस वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु, थोड़ी सी प्राण वायु बाहर निकले वही क्या है, अल्प प्राण है। हिंदी में अल्प प्राण जो वर्णमाला है उसमें अल्प प्राणों को देखते हैं। अल्प प्राण जो है वर्णमाला के पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, 5वां। ठीक, हिंदी में जो है अल्प प्राण जो है पहला वर्ण आएगा, तीसरा वर्ण आएगा और 5वां वर्ण आएगा। ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के जो है, स्पर्श जो 25 होते हैं उसमें पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण आएगा। पहला वर्ण देखिए कौन है, का हो गया, यहाँ हो गया च, फिर होगा ट, फिर त, फिर पा। ये क्या है, पहले वर्ण है, पहला वर्ण आएगा। फिर होगा ग, ज, ड, द रहेगा ना, त, थ, द, बारेगा। ठीक, 5वां वर्ण मतलब यम गणना में ङ रहेगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक, फिर हो जाएगा ड़ा हो जाएगा, फिर ना होगा, फिर माँ। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन के वर्ण हैं जो अल्प प्राण में आएंगे। ये स्पर्श व्यंजन के वर्ण हैं जो अल्प प्राण में आएंगे। इसमें जो है पहला, तीसरा और 5वां, और क्या आएगा इसमें, इसमें जो है
और इसमें आएगा धा सर रहेगा क्या? कहाँ धा रहेगा? त थ द, सही तो है, त थ द, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है स्पर्श व्यंजन अभी बताए हैं, अगले वीडियो में पढ़ा है वो। स्पर्श व्यंजन जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब अंतस्थ, अंतस्थ में आएगा य व र ल, ये क्या आएंगे? ये आएंगे। और देखिए ये जो है ये बहुत पूछता है, हर परीक्षा में पूछेगा। अल्पप्राण इसमें कौन है, महाप्राण इसमें कौन है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे अल्पप्राण उसे कहेंगे जिसको बोलने में वायु जो है हल्की सी, जिस वर्ण के उच्चारण में वायु हल्की सी, मतलब वायु प्राण हल्का सा है, वही क्या है? अंतस्थ अल्पप्राण कहा जाता है। अल्पप्राण में जो है य व र ल, य व र ल, य व र, मतलब इसका जो है पहला, तीसरा, पांचवा प्लस य व र ल, और प्लस क्या होगा? सभी स्वर। सभी स्वर किस में आएंगे? सभी स्वर, ठीक, सभी स्वर आएंगे इसमें अल्प प्राण में। अल्प प्राण में सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा। और देखिए इसमें जो है द्विगुण का जो ढ़ रहता है, द्विगुण का ये वाला, ये पूछता है द्विगुण का ढ़, ये क्या है? अल्प प्राण है, ठीक। अल्प प्राण उस उच्चारण, जैसे जिनके उच्चारण में प्राण वायु अल्प मात्रा में निकले, जिस वर्ण के उच्चारण में, वही क्या है? अल्प प्राण है। इसकी संख्या जो है, ये जो है पूरे वर्णमाला में पहला वर्ण आएगा, तीसरा वर्ण आएगा, पांचवा वर्ण आएगा, प्लस अंतस्थ आएगा, और क्या आएंगे? सभी स्वर, और द्विगुण का ढ़, ये क्या है? सब अल्प प्राण है, ठीक। इसका जो देखिए सूत्र लिख लीजिए एक, ये हर परीक्षा में पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए। कहाँ नहीं पूछा, मतलब मैं क्या बताऊँ कहाँ नहीं पूछा, हर जगह पूछता है ये। जैसे देखिए इसका है सूत्र है पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ। अंतस्थ में फिर हो जाएगा य व र ल, य व र ल, फिर होगा प्लस सभी स्वर, सभी स्वर प्लस द्विगुण का ढ़, ठीक। ये इतने वर्ण क्या हैं? ये सभी बराबर बराबर अल्प प्राण। कोई दिक्कत? अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ, सभी स्वर, द्विगुण का ढ़, और ये क्या है? अल्प प्राण है। अब आइए देखते हैं महाप्राण। महाप्राण, उसका नाम क्या है? महाप्राण। दूसरा व्यंजन बाह्य प्रयत्न का दूसरा व्यंजन हिंदी में कौन है? महाप्राण। महाप्राण, ठीक। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो उच्चारण में प्राण वायु अधिक निकले, वही क्या है? महाप्राण है, ठीक है ना। महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु, जिसको बोलने में अधिक वायु निकले वही क्या है? महाप्राण है। हिंदी में बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 2, अल्प प्राण और महाप्राण। और अल्प प्राण भी पढ़ चुके हैं। महाप्राण देखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण या जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक निकले वही क्या है? महाप्राण है। अब देखिए महाप्राण कौन कौन आते हैं? स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा में कौन बचा है? ख है, ठीक, छ बचेगा, ठा है, ठीक है, और
था है और फा है, ठीक है। दूसरा वर्ण आएगा ये, कौन? दूसरा। और चौथा वर्ण है घा, ठीक, झा, डा, एक धा और भा रहेगा, ठीक है ना। ये वर्ण कौन है? दूसरा। दूसरा और चौथा वर्ण, ये क्या है? महाप्राण है, ठीक है। ये वर्गीय व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन के दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण, ठीक। और कौन आएंगे महाप्राण में? एक देखिए, ये है, ऐसे बोलिए क ख, जिससे बोलने में आपकी गदोरी में जो है ज्यादा प्राणवायु लगे वही क्या है? महाप्राण है। जिसके बोलने में प्राणवायु कम महसूस हो वही क्या है? अल्प प्राण है, ठीक। अब देखिए, जैसे खा हुआ, घा हुआ, छ झा हुआ, ठ ड और थ ध फ ब, ये क्या है? महाप्राण है। और जो है ऊष्म व्यंजन का, ऊष्म व्यंजन है। और कौन व्यंजन है? प्लस ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन में है, अभी बताए हैं, कितने वर्ण आते हैं? श, स और हाँ, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। देखिए, ये दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, ये क्या है? महाप्राण है, ठीक है। दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन क्या है? महाप्राण है। और इसका जो है द्विगुण व्यंजन का ड़, ठीक। जैसे पढ़ना न, ड़ क्या है? महाप्राण है, ठीक। उसमें ढ जो है अल्प प्राण था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे इसको समझने के लिए आप अपनी गदोरी उठाइए, अपना हाथ और मुख के पास लाइए, इसके बाद बोलिए क ख। जिसको बोलने में प्राणवायु अधिक स्पर्श करे वो जान लिए महाप्राण है। जिसको बोलने में प्राणवायु कम स्पर्श करे वो क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण और अल्प प्राण, तो इसको याद करने में आपको जो है महाप्राण बहुत आसान है। 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, इतना याद रखिए, जितना बचे सब क्या है? अल्प प्राण है। 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, ये क्या है? महाप्राण है। उसके बाद जितना बचेगा सब अल्प प्राण। अल्प प्राण में है पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर और द्विगुण का ढा, ठीक है ना। और ये जो है महाप्राण में दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन द्विगुण का ढा, ठीक। ये क्या है? महाप्राण है, ठीक। बाह्य प्रश्न हो गया। अब आगे चलिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद। स्वर तंत्रियां मतलब वो हैं जिसको बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां, जहाँ से मतलब गीत और सब गाया जाता है, झंकृत होती हैं, एक संतृतिया झंकृत नहीं होती। स्वर तंत्रियों के आधार पर, ठीक है। स्वर तंत्रियों या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। स्वर तंत्रियों या नाद के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, घोष और अघोष। स्वर तंत्रियों या नाद के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, घोष और अघोष, ठीक। स्वर तंत्रियों या नाद के आधार पर, स्वर तंत्रियों या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। स्वर तंत्रियों या नाद के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, अघोष और सघोष, ठीक। पहला कौन है? अघोष और सघोष। ये हमेशा पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है। अघोष और सघोष। अघोष या सघोष
सघोष या इसी को क्या कहते हैं, घोष। ठीक है, ठीक। अघोष या सघोष। स्वर तंत्रियों या नाद के आधार पर वर्णों के दो भेद बांटे गए हैं, अघोष और सघोष। ठीक। अब आइए हम अघोष देखते हैं। ठीक, पहला क्या है, अघोष। अघोष ऐसी ध्वनियाँ ऐसी ध्वनियों का उच्चारण जिसको बोलने पर हमारी नाद तंत्रियाँ झंकृत न हो, वो क्या है, अघोष है। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण जब हम करें जिसको बोलने पर हमारी जो है ध्वनि तंत्रिका, जो है नाद तंत्रिका, जहाँ से मधुर ध्वनि निकलती वो झंकृत न हो, उसमें कोई झंकार न हो, वो क्या है, अघोष। ठीक। ऐसी माने ध्वनियों का ऐसा उच्चारण करें जिस ध्वनियों का उच्चारण में हमारी जो है स्वर तंत्रियाँ झंकृत न हो, वो क्या है, अघोष है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे जो नाद या स्वर तंत्रियाँ झंकृत न हो, वो क्या है, अघोष है। इनको जो है वर्णमाला में देखते हैं कौन कौन वर्ण आते हैं। ऐसी स्वर तंत्रियाँ जिसको उच्चारण में केवल मतलब झंकार कोई ना हो, मतलब वो सिर्फ प्राणवायु के साथ बाहर आ जाए, कोई झंकृत ना हो, वो क्या है, अघोष ध्वनियाँ। ठीक है। अघोष ध्वनियाँ देखिए, उसमें जो अघोष ध्वनियों में झंकार एकदम नहीं होगा। जैसे सब बोलेंगे आपने तो यहाँ गले पे बल नहीं पड़ेगा, लेकिन जो घोष ध्वनियाँ हैं, घोष इसी के साथ समझ लीजिए, घोष ऐसी ध्वनियाँ जिसको बोलने पर हमारी स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न हो, हमारी स्वर तंत्रियों में क्या हो, झंकार उत्पन्न हो, वही क्या है, घोष वर्ण। वही घोष को ही सघोष कहते हैं। और अघोष अब देखते हैं वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण अघोष में आते हैं। ठीक। जो अघोष दो देखिए, अघोष में पहला रहेगा, पहला दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन, ये सूत्र है। ठीक है, पहला दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन। ठीक, अघोष है पहला दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में वो भी कौन आएगा, स और स, ये तीन आएंगे, हाँ नहीं रहेगा इसमें। ठीक। अघोष में जो है पहला दूसरा वर्ण का जो स्पर्श व्यंजन है, उसके पहला वर्ण, उसका दूसरा वर्ण प्लस क्या है, ऊष्म व्यंजन, ये क्या है, अघोष। ठीक, अघोष ध्वनियाँ हैं। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण जिसको उच्चारण हमारी नाद तंत्रियों में कोई झंकार उत्पन्न न हो, केवल प्राण वायु बाहर निकले, वो क्या है, अघोष ध्वनियाँ हैं। ये जो वर्णमाला के पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक, अघोष में ये बहुत बार पूछता है। अघोष अघोष जिसमें घोष न हो, जो झंकृत न हो, वो कौन सी ध्वनियाँ हैं, पहली दूसरी प्लस ऊष्म व्यंजन। पहला वर्ण, वर्णमाला का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ये क्या है, अघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक। पहला वर्ण देखिए, पहला वर्ण कौन है, पहला वर्ण क, च, ट, त और पा। ठीक है, ये क्या है, पहले वर्ण है। और दूसरा वर्ण देखिए, ख, छ, ठ और फ, ये क्या है, पहला और दूसरा वर्ण है। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। ठीक, ये क्या है, अघोष है। ठीक है ना, पहला वर्ण दूसरा वर्ण। इसको हम कह सकते हैं, संस्कृत में जो है, संस्कृत में एक खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। खर प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत में ये खर प्रत्याहार, अघोष वर्ण जो है संस्कृत में खर प्रत्याहार मतलब पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। वर्णमाला जो वर्गीय व्यंजन है उसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या है, खर प्रत्याहार।
ये जो अघोष अघोष में आता है, अघोष में पहला वर्ण दूसरा वर्ण प्लस उस व्यंजन आएगा। उस व्यंजन में तीनों सा आएंगे, हा उसमें उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। और देखिए अभी एक ट्रिक बता देंगे, अपने आप याद हो जाएगा सब अघोष। अघोष बहुत पूछता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं सब। ठीक है। पहला दूसरा प्लस उस में व्यंजन क्या है, अघोष है। ठीक। अब देखिए घोष, घोष वर्ण। ठीक है ना, घोष या सघोष, घोष या सघोष। ठीक है। ऐसी ध्वनियां जिसके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां या नाद तंत्रियां झंकृत हों, झंकार जिसमें उत्पन्न हो, जिसमें कंपन आए, वो क्या है, सघोष या घोष वर्ण। ऐसी ध्वनियां, ऐसा उच्चारण जिसको, ऐसी ध्वनियों को उच्चारण करते समय जिससे हमारे जो है नाद या स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न हो, वो क्या है, घोष या सघोष वर्ण आएंगे। और देखते हैं वर्णमाला में इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। वर्णमाला के जो है इसमें जैसे अघोष में पहला दूसरा हो गया, अब बचा है तीसरा चौथा पांचवा। कौन बचा है, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक, तीसरा चौथा पांचवा। इधर और लिखते हैं, तीसरा है, ठीक है, चौथा है और पांचवा। घोष या सघोष, ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय, ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो हमारी नाद तंत्रियां या स्वर तंत्रियां झंकृत हों, जिसमें झंकार उत्पन्न हो, वो क्या है, जिसमें कंपन उत्पन्न हो जाए, वो क्या है, घोष या सघोष। इन जो वर्णमाला जो स्पर्श व्यंजन, उसमें जो तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। तीसरा वर्ण कौन कौन है, ग, घ और ङ, ज, झ और य, ड, ढ और ड़, द, ध और न, ब, भ और म। ठीक है। ये क्या है, पहले वर्ण है और तीसरा और पांचवा वर्ण है। ठीक, तीसरा चौथा और पांचवा ये किस में आएंगे, घोष में आएंगे। अब देखिए इधर कौन बच रहा है, प्लस। ठीक, प्लस क्या होगा, सभी स्वर होंगे, सभी स्वर किस में आएंगे, घोष में। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा प्लस सभी स्वर। और क्या बच रहा है फिर, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ। ठीक, अंतस्थ में कौन है, य, व, र, ल, ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है। तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। और देखिए उस व्यंजन का हा बचा था। ठीक है ना, हा, उस व्यंजन का तीनों सा क्या है, वो अघोष है। उस व्यंजन का हा, ठीक, ये किसमें आएगा, घोष या सघोष में। ठीक है। और क्या बच रहे हैं, दो थे, द्विगुण का ढा और ढा, ये किसमें आएंगे, सघोष या घोष में। ठीक है। अब इसका उच्चारण देखिए हो गया, इसी को हम सूत्र मान लेते हैं। ठीक, इसको क्या मानेंगे, वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, फिर द्विगुण व्यंजन और हा, ये किस में आएंगे, सब घोष या सघोष में। ऐसी ध्वनियां जिसको उच्चारण हमारी नाद तंत्रियां या स्वर तंत्रियां झंकृत हों, कंपन आए, वो क्या है, घोष या सघोष है। इसमें जो है वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन और हा और द्विगुण का ढा, घोष और सघोष हो गया। ठीक, अब आइए घोष और सघोष थोड़ा बता देते हैं, याद कैसे रहेगा। ठीक है, सूत्र नहीं, अभी हो जाए।
देखिए क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध और न प फ ब भ और म। ठीक है। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष, घोष सघोष या अघोष, अघोष या घोष या सघोष, दो बता रहे हैं। इसमें अघोष और दूसरा जो है घोष या सघोष। पहला अघोष बताएंगे। पहला जो अघोष देखिए इधर लिख देते हैं अघोष। ठीक, इधर क्या हो गया, स घोष या घोष। ठीक है। देखिए पहला जो स्वर तंत्रियों का उच्चारण नहीं हो गया, दूसरा क्या है, ये हो गया। अब देखिए वर्णमाला को सीधे बीचे बीच काट दीजिए। ठीक, कट गया। इधर जो बचा क्या है, अघोष है, और इधर जो बचा वो सघोष है। ठीक, और इसमें जो है देखिए कौन, इसमें अब देखो बच रहा है दो वर्ण। देखिए आप लोग दो वर्ण बच रहा है, एक ये बच रहा है ये, ठीक, ड़ा और एक ढा। ठीक, दो द्विगुण व्यंजन बच रहे हैं, दोनों किस में आएंगे, इसमें आएंगे। हाँ, और देखिए इसमें जो आते हैं अघोष में, इसमें जो है इसमें आएंगे सभी स्वर ना, इसमें क्या आएंगे, सभी स्वर। इसमें जो आएंगे वो आएगा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सा और सा, ये तीनों इसमें हा नहीं आएगा। ठीक है। और इसमें जो आएंगे अंतस्थ व्यंजन, य व र और ल, ये किस में आएंगे, घोष या सघोष में। और इसमें क्या बच रहा है, हा बच रहा है, प्लस हा और क्या है, सभी स्वर। ठीक, घोष और सघोष, अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है। हाँ? ठीक सर। अब मित्रों नमस्कार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो कल आएगा, जो कमी हो उसको कमेंट जरूर करें, कौन क्या बाकी है, क्या गलती हो रही है। नमस्कार।